देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गहरी रात और गांव का पसरा हुआ सन्नाटा देखने में जितना अच्छा लगता है वो उससे कहीं गुना डरावना भी होता है। खासकर जब हम किसी के गांव में जाते हैं और वहां के बारे में कुछ नहीं जानते हों और उसके बाद जब हमें उस गांव के रीति रिवाज के बारे में पता चलता है तो तब जाकर हमारी आंखें खुलती हैं। मगर सब कुछ जानने के बाद भी हम वही गलती कर देते हैं तो उस गलती का भुगतान हमें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। दरअसल मेरी भी दास्तां कुछ ऐसी ही है। जब मैं अपने दोस्त ऋषि के गांव गया हुआ था, ऋषि जो कि मेरे मामा का लड़का था, ऋषि और मैं बचपन के बहुत ही गहरे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर बैठते थे। मगर उसके बाद जब मैं शहर आ गया तो हम दोनों का मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन हमारी बातें कभी कभार फ़ोन पर होती ही रहती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने घर पर सो रहा था कि मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन के बजते ही जब मैंने फ़ोन की ओर देखा तो मैंने पाया कि ऋषि का कॉल आ रहा था। मैंने तुरंत ही उसका फ़ोन उठाया और उसके बाद जब मैंने ऋषि से बात की तो उसने कहा कि यार अंकित, तू गांव कब आ रहा है? वैसे भी गांव में मेला लगने वाला है। ऋषि की सारी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कह दिया कि ठीक है, मैं परसों तक गांव पहुंचता हूं। इतना कहकर मैंने फ़ोन को कट कर दिया और उसके बाद गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरा भी बहुत मन था कि मैं गांव में जाऊं, क्योंकि 1 साल से मैं ऋषि से मिलने नहीं जा पा रहा था। जब जाने की सोचता तो कोई ना कोई काम मेरे गले पड़ जाता, लेकिन इस बार किसी काम ने मुझे रोकने की कोशिश ही नहीं की और उसके बाद मैं परसों गांव के लिए निकल गया। मेरी शाम की ट्रेन थी। फिर स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने ट्रेन के आने का इंतज़ार किया और उससे कुछ समय बाद ही ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई। और जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा तो ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हो गई। फिर सुबह के करीब 5 बजे मैं स्टेशन पर उतर गया। मैंने ऋषि को पहले ही कॉल कर दिया था और उसके कुछ देर बाद ही ऋषि भी अपनी बाइक को लेकर स्टेशन पर आ गया और उसके बाद हम गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचने के बाद मैं पूरे दिन गांव में घूमा और फिर जब रात हुई तो ऋषि ने अपने घर की छत पर खाट बिछाई। दरअसल ऋषि का घर गांव के हाईवे से सटा हुआ था, जो कि रात के वक्त एक अलग ही मजा देता था। गांव में तो लोग जल्दी सोना और जल्दी उठना पसंद करते हैं, इसलिए मैं और ऋषि कुछ देर बातें करने के बाद सो गए। लेकिन फिर रात के वक्त मेरी आंख किसी आवाज़ की वजह से खुली तो मैंने देखा कि वो आवाज़ एक बस की थी जो कि हाईवे पर रुकी थी। उस बस का रंग काला था। मुझे उस बस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रही थी और वो काफ़ी पुरानी भी थी। लेकिन तभी वहाँ पर मैंने देखा कि एक औरत उस बस के पास आई और बस के गेट के पास खड़ी हो गई। लेकिन फिर उसी वक्त बस से 2 हाथ बाहर आए और उसके बाद उस औरत को पकड़ के बस के अंदर खींच लिया और उसके बाद वो औरत बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ऋषि को जगा देता हूँ। मगर ऋषि को जगाने से पहले ही वो बस वहाँ से चली गई। अब उस बस को वहाँ से जाता देख मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर वो बस उस औरत को कहाँ पर लेकर जा रही है। और तो और वो औरत भी इतनी रात गए उस बस के पास ही क्यों खड़ी थी। उस वक्त मैं चाहता तो ऋषि को उठा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अब उसे उठाकर क्या फ़ायदा, वैसे भी वो बस तो यहाँ से चली गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सुबह होते मैं इस बात का जिक्र ऋषि से ज़रूर करूँगा। और फिर उसके बाद मैं वापस से लेट गया और फिर मेरी आंख लग गई। और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ऋषि उठ चुका था और उसके बाद मैं भी उठा और फिर फ्रेश होने के बाद हमने घर में बनी चाय की चुस्की ली। चाय की चुस्की लेने के बाद हम शाम का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमें आज मेले में जो जाना था। और फिर जब शाम हुई तो हम दोनों निकल पड़े मेले में घूमने। मेला घूमने के बाद हमें काफ़ी रात हो गई अपने घर आने में, जिस पर घर वाले ने ऋषि और मुझे थोड़ा सुनाया और उसके बाद हम दोनों छत पर सोने के लिए चले गए। हम मेले में इतना ज़्यादा घूमे थे कि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। उस वक्त हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम आपस में बातें करें। फिर इसके बाद हम दोनों ऐसे सो गए जैसे कोई घोड़े बेच के सोता है। फिर उस दिन दोबारा से मेरी आंख आधी नींद में खुली, लेकिन इस बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ऋषि भी पहले से उठा हुआ था और वो सामने उसी हाईवे पर खड़ी उसी औरत की तरफ देख रहा था।
जिसे मैंने कल देखा था। मैंने ऋषि से पूछा भी, क्या हुआ, तो उठकर क्यों बैठा है? जिस पर ऋषि ने कहा, यार चुप हो जा, कुछ मत बोलियो। उसके ये कहने पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी मैं चुपचाप ही बैठा था कि इसी बीच कल वाली वही काली बस उस हाईवे पर आई और फिर उसी बस के अंदर से किसी के हाथों ने उस औरत को बस के अंदर खींच लिया और उसके बाद वो औरत बचाओ बचाओ चिल्लाती रही और फिर उसी के चलते वो बस वहाँ से चली गई। जब वो बस वहाँ से काफ़ी दूर चली गई तो उसके बाद ऋषि ने मुझे बताया कि तुम जब तक यहाँ पर हो तब तक तुम्हें इस सब को अनदेखा करना है, क्योंकि इस गांव का हर इंसान कभी भी रात के वक्त इस हाईवे से नहीं गुजरता है और न ही इस बस का राज जानना चाहता है, क्योंकि जिसने भी इस बस के अंदर जाने की सोची तो वो कभी वापस नहीं लौट पाया। क्योंकि ऐसा मेरे घर वालों का और गांव वालों का मानना है। लेकिन मैंने इस बस के बारे में पता करने की कोशिश तो बहुत बार की, मगर मुझे कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जब मुझे इस बस और उस औरत के बारे में कुछ पता ही नहीं चला तो तब से मैं इन सबको नज़रअंदाज करते हुए आ रहा हूँ। दोस्तों, ऋषि की ये बात सुनकर मैंने कहा, क्या यार तू भी इन गांव वालों की बनाई गई बातों पर विश्वास कर रहा है? अगर हम चाहें तो इस बस का और उस औरत का राज जान सकते हैं और फिर हम इन गांव वालों की बात को झुठला सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुझे और ऋषि को अब ये रहस्य जानने की जिज्ञासा हो गई थी, तो मैंने ऋषि से कहा कि हमें उस बस वाले को पकड़ना है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये औरत रोज़ रात को उस हाईवे पर क्यों खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद हमने तय किया कि कल जब ये बस आएगी तब हम चुपचाप उस बस के पास जाकर देखेंगे कि आखिर उस बस के अंदर से वो हाथ किसके निकलते हैं और उसके बाद उस औरत को वो हाथ अंदर क्यों खींचते हैं। अब हम दोनों उस रात में तो सो गए थे क्योंकि हमें इंतज़ार था अब अगली रात का। और फिर सुबह होने के बाद हम दोनों ने ये तय किया कि हम किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं लगने देंगे कि आज रात हम दोनों उस बस के अंदर जाएंगे। और फिर जब शाम ढली और शाम से रात हुई तो हम दोनों छत पर चले गए और हम इंतज़ार करने लगे घर वालों के सोने का कि कब घर वाले सोएंगे। और जब रात के यहीं 1 बजे और फिर जब हमने देखा कि आज वो औरत बस के आने से पहले ही हाईवे पर खड़ी है, जिस पर हम थोड़ा सोच विचार में लग गए। लेकिन फिर जब हमने अपने गांव के अंदर देखा तो हमने पाया कि आज गांव में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था और साथ ही चांद बादलों में घिरा हुआ था। गांव का ये माहौल देखकर हमें बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि हमारे लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। फिर इसके बाद हमने अपने घर वालों को देखा कि कहीं वो जग तो नहीं रहे हैं, तो हमने पाया कि वो सभी गहरी नींद में डूबे हुए खर्राटे मार रहे थे। उन लोगों को गहरी नींद में देखकर हम दोनों दबे पैर बिना किसी आवाज़ के घर से बाहर निकल कर आ गए। और फिर जब हम हाईवे पर पहुंचे और उसके बाद उस औरत की ओर देखा तो हमने पाया कि अब वो औरत वहाँ पर थी नहीं। जिस जगह पर हमने उसे देखा था उस औरत को उस जगह पर ना पाकर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हम दोनों अभी आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी उसी बीच हमें सामने से वही बस आती हुई दिखाई दी। उस बस को आता हुआ देख हम दोनों चौकन्ने हो गए। और फिर जब वो बस हमारे सामने आकर रुकी तो हमने देखा कि वही औरत सामने अचानक से आ गई है और उसके बाद वो बस के पास चली गई। उस औरत को बस के पास जाता देख हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे। और फिर जब वो औरत उस बस के गेट के नज़दीक खड़ी हुई कि तभी उन्हीं हाथों ने उस औरत को अंदर खींच लिया। और उसके बाद जब हम भी उसी बस के गेट के पास गए और अंदर झांकने की कोशिश की कि तभी उसी वक्त किसी के हाथों ने हमें भी बस के अंदर खींच लिया। और उसके बाद जैसे हम बस के अंदर आए तो उसी समय वो बस वहाँ से जाने लगी। लेकिन जैसे हम बस के अंदर गिरे कि तभी बस का दरवाज़ा बंद हो गया और हम बस के अंदर ही फंस गए। फिर जब हम दोनों ने उस बस के अंदर देखा तो हमें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ। दरअसल हमने देखा कि उस बस के आखिरी सीट पर वही औरत बैठी हुई थी और वो एक अजीब सी मुस्कान दे रही थी। उस औरत की ये मुस्कान हमारे अंदर काफ़ी सारे सवाल पैदा कर रही थी, क्योंकि ये औरत तो बचाओ बचाओ कहती थी और अब ये इस बस के अंदर ऐसे बैठी है जैसे इसका इरादा हमें बस के अंदर बुलाने का था। मगर जब इसी बीच हमें किसी ने भारी आवाज़ में कहा कि जाकर सीट पर बैठ जाओ
और फिर जब हमने उस आदमी की ओर देखा तो उसे देखकर मैं तो घबरा गया, क्योंकि वो बस कंडक्टर था और उसकी हालत थी ही कुछ ऐसी। दरअसल उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और साथ ही उसके कपड़े भी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कुछ देर पहले ही आग से बचकर आया है, क्योंकि उसके घाव ताज़ा दिख रहे थे। हम इससे पहले उस बस कंडक्टर से कुछ पूछते कि उसने फिर से भारी आवाज़ में कहा, सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा, सीट पर जाकर बैठ जाओ। उसके इतना कहते ही हम दोनों खामोश होकर बस की एक सीट पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो अब हमें ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कि वो हमें खा जाएगा। जब हमने सीट पर बैठे बैठे उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने ऋषि को अपनी ओर आने का इशारा किया, और जब ऋषि को इशारा किया कि तभी ऋषि ने कहा, अबे ये मुझे इशारा क्यों कर रही है? ऋषि के इतना कहते ही वो औरत ऋषि को घूरने लगी, और फिर ऋषि को भी पता नहीं उस वक्त क्या हुआ कि ऋषि उस औरत की आंखों में खो गया। मैं जब भी उससे कुछ पूछता तो वो मुझे कुछ जवाब ही नहीं देता। ऋषि का ये बर्ताव देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने ऋषि को गुस्से से चांटा मारा, जिसके बाद वो होश में आ गया। तभी उसने कहा कि क्या हुआ भाई, तूने मारा क्यों? उसकी बात सुनने के बाद जब मैंने उसे उसकी हरकतें बताई तो वो ये सब सुनकर पगला गया। उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। तभी उसने कहा कि जब मैंने उस औरत की आंखों में देखा तो मैं उसकी आंखों में मोहित हो गया, और जब तूने मुझे चांटा मारा तब जाकर मुझे होश आया। अब ऋषि की ये सारी बात सुनकर मुझे अब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। मैं ये तो समझ गया था कि अगर हम इस बस से नहीं उतरे तो शायद हमारे साथ वो होगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने और ऋषि ने ये सोचा कि अब जब भी बस कहीं भी रुके तो तभी हम बस से नीचे उतर जाएंगे। लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि हम इस बस के अंदर अपनी मर्जी चला ही नहीं सकते। और फिर जब वो बस एक झटका खाकर रुकी तो हम दोनों फौरन ही सीट से उठे, और उसके बाद जैसे ही हम दोनों ने बस से बाहर उतरने की कोशिश की कि तभी वो बस कंडक्टर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, और उसने कहा कि कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? अब इस बस से नहीं उतर सकते, क्योंकि अब तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा इस बस से उतरेगी। उस कंडक्टर की ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और उसके बाद हमारे शरीर में कपकपी छूट गई। हम दोनों इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि हम बता भी नहीं सकते, मगर हम दोनों ने अपनी हिम्मत को बढ़ावा दिया और उस कंडक्टर को धक्का मारने की कोशिश की। लेकिन वो हमारी नादानी थी, क्योंकि हम उस कंडक्टर को हिला भी नहीं पाए, और फिर उस कंडक्टर ने हमें एक ही हाथ से पीछे धकेल दिया तो हम सीधा सीट पर जाकर गिरे। और सीट पर जब हम दोनों गिरे तो मेरे सर पर चोट लग गई, और तभी कंडक्टर ने कहा कि चुपचाप से सीट पर ही बैठे रहो। फिर उसके बाद अब हम दोनों के सिर पर अपने मौत का डर बैठ गया था। हम दोनों घबराए हुए उस सीट पर बैठे रहे, और फिर वो कंडक्टर भी अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन जहाँ पर बस रुकी थी वो जगह एकदम सुनसान थी। मगर उसी वक्त उस बस के अंदर दो औरत और चढ़ी, मगर जब हमने उस औरत के चेहरे को देखा तो उसे देखकर हम दोनों सदमे में आ गए। दरअसल हमने देखा कि उन दोनों औरतों का चेहरा और साथ ही उनके कपड़े उसी औरत की तरह थे जो कि बस की पिछली वाली सीट पर बैठी हुई थी। और फिर वो दोनों औरतें उसी औरत के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों औरतों को देखकर हम दोनों का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया कि एक ही रूप की तीन औरतें भला कैसे हो सकती है। उन औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सपना देख रहे हों, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी वो सब कोई मामूली चीज़ें नहीं थी। हम इस बात से तो सहमत थे कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी सोच के भी परे है, और ख़ास करके भूत प्रेत की बातें। और आज जो गलती हमने की है उसका भुगतान तो हमें देना ही पड़ेगा। अब हम दोनों बस के अंदर चुपचाप बैठे रहे, मगर हम इस ताक में भी थे कि कब उस बस कंडक्टर की नज़र हमसे हटे और कब हम इस बस से निकलने का रास्ता ढूंढें। मगर उस वक्त हमें कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन तभी पता नहीं कैसे जब हमने बस ड्राइवर को देखा तो उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने उस बस ड्राइवर के हाथों को देखा तो हमने पाया कि उसके हाथ थे ही नहीं, और बस अपने आप ही चले जा रही थी, जो कि कोई आम बात नहीं थी। ऋषि की हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके सर से पसीना भी टपके जा रहा था,
वो मुझे बार बार बोल रहा था कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद ऋषि को मैंने कहा, घबरा मत, हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ लेंगे। और ये कहकर मैंने ऋषि के मन को शांत किया। लेकिन फिर जब हमने उन औरतों की ओर देखा तो अब उन औरतों की शक्ल एक भयानक रूप में बदल गई। उनका चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था जिसे देखकर हमारी डर की सीमा अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जहां हम दोनों ने अपनी हिम्मत को कैसे भी करके बांध रखा था, तो अब वो हमारी हिम्मत भी टूट रही थी, क्योंकि ये सब दृश्य देखकर कोई भी इंसान खामोश नहीं बैठ सकता, और वो भी तब जाकर वो खुद अपनी आंखों से होता हुआ ना देख रहा हो। हम दोनों ने उस वक्त उन लोगों के सामने अपना डर जरा सा भी जाहिर नहीं होने दिया, और उसके बाद हम बस के बाहर देखने लगे। लेकिन फिर इसी बीच वो बस कंडक्टर अपनी सीट से उठकर उन औरतों के पास जाने लगा। उस बस कंडक्टर को उन औरतों के पास जाता देख हम दोनों को इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा। और उस वक्त बस का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने ऋषि से कहा कि हमें चलती बस से ही कूदना होगा, और उसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जब वो बस कंडक्टर उन औरतों के पास जाकर खड़ा हुआ तो तभी हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे बस के दरवाजे के पास गए, और उसके बाद हम बस से नीचे कूद गए। बस से नीचे कूदने के बाद हम दोनों को बहुत ही चोटें आई, मगर उसके बाद हमारी जान में भी जान आई, क्योंकि वो बस हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मगर चोट ज़्यादा लगने के कारण हम दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। और जब सुबह हमारी आंखें खुली तो हम दोनों हॉस्पिटल में मौजूद थे, और ऋषि के घर वाले भी हमारे सामने खड़े थे, जो कि हमें गुस्से से देख रहे थे। फिर उसके बाद हमने उन्हें सारी बात बताई, और फिर उन्होंने कहा कि जब हमने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों उस बस के अंदर गए। फिर जब हम दोनों ठीक हो गए और फिर जब हॉस्पिटल से घर आए, तब जाकर हमें पता चला कि वो औरत इस गांव की डायन है, जो कि काफ़ी सालों पहले मर चुकी थी। वो डायन जब रात के वक्त उस बस में चढ़ी तो उसके बाद वो बस पूरी तरह से जली हुई मिली, और जब ये हादसा हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद ही इस गांव के कुछ लोगों को वो डायन और वो बस रात को दिखने लगी। और फिर जिसने भी उस डायन को टोका और उस बस के अंदर चढ़ा तो वो कभी वापस नहीं लौट पाया। मगर तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम दोनों बच गए। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद मैंने उस दिन से ठान लिया था कि कभी भी गांव वालों की बातों पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ वो हो सकता है जो हम कभी भी सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।